Hi, in today's video we are going to discuss about denture based polymer। देखो पहले हमने पॉलीमर पढ़ लिया, अब हम डेंचर बेस पॉलीमर्स पढ़ेंगे। वो पॉलीमर जो डेंचर बेस को बनाते हैं। डेंचर बेस क्या है? ये जो हमारे पास जो और सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिप्लेस करता है, जिसमें टीथ फिटेड है, दिस इज कॉल्ड डेंचर बेस। आपने इसको कई जगह पर देखा होगा। दिस इज डेंचर हैविंग टीथ एंड बेस। सो दिस इज डेंचर बेस। ये जो मटीरियल है आज हम पढ़ने वाले हैं और ये एक पॉलीमर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंचर बेस मटेरियल। देखो हमारे पास एक जनरल क्लासिफिकेशन है जिसमें नॉन मेटालिक है, एक नॉन मेटालिक में एक्रिलिक रेजन्स है एंड विनाइल रेजन्स है। इसके बाद मेटालिक है, मेटालिक में कोबाल्ट, क्रोमियम, गोल्ड एलाइज एंड स्टेनलेस स्टील। सबसे कॉमन जो है वो एक्रिलिक रेजन। एक्रिलिक रेजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड प्रेफरेबल मटेरियल फॉर मेकिंग डेंचर बेसिस। क्लासिफिकेशन आपने जस्ट सुपरफिशियल रीड करना है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आईएसओ और एडीए ने पेश की है, तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे एमसीक्यू जाता है। अच्छा, इसके मुताबिक टाइप 1 हमारे पास, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स विच वी यूज़ फॉर डेंचर बेस मेकिंग। अच्छा, टाइप 1 जो है उसको हीट पॉलीमराइजेबल पॉलीमर्स कहते हैं। अच्छा, इसमें हीट पॉलीमराइजेबल पॉलीमर, इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास एक्टिवेटर होगा वो क्या होगा? हीट होगा। एक्टिवेटर और इनिशिएटर का कंसेप्ट मैंने पॉलीमराइजेशन के वीडियो में एक डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने पॉलीमराइजेशन वाली वीडियो वॉच नहीं की तो पहले वो वॉच करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइप 1 में क्लास 1 है और क्लास 2 है। क्लास 2 को प्लास्टिक केक कहते हैं, ये नेम इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, टाइप 2 जो हमारे पास है वो ऑटो पॉलीमराइजेबल है, मींस केमिकल पॉलीमराइज्ड है। इसमें जो एक्टिवेटर है वो क्या होगा? केमिकल्स होंगे, रिएक्शंस होगा। क्लास 1 पाउडर एंड लिक्विड एंड क्लास 2 इज इक्वल टू पाउडर एंड लिक्विड पोर टाइप्स रीजन्स। हमारे पास ये हम पोरिंग करते हैं इसके, तो ये जो है पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अच्छा, टाइप 3 जो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग एंड इलास्टोमर्स आई हैव डिस्कस इन डिटेल्स। हमारे पास जो 4 है वो लाइट एक्टिवेटेड है एंड जो 5 है वो माइक्रोवेव क्योर्ड है। तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारा देखो, मैंने कहा कि हमारे पास सबसे कॉमन जो डेंचर बेस मटेरियल है वो क्या है? एक्रिलिक रेजन है। तो मैं सिर्फ एक्रिलिक रेजन पढ़ूंगा, और डेंटिस्ट्री में भी आप जिस भी बुक से डेंटिस्ट्री के मटेरियल पढ़ रहे हो वहाँ पर सिर्फ एक्रिलिक को ही डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि एक्रिलिक के अलावा हम ये मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आई पुट दिस स्लाइड। लेकिन डिटेल से जो पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज, सिटिंग रिएक्शन, मैनिपुलेशंस एंड यू विल एक्सपोज टू ओनली रीजंस। तो रीजंस को डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन। एक्रिलिक डेंचर बेस इज फैब्रिकेटेड इन अ 2 पार्ट जिप्सम मोल्ड। देखो, जिप्सम प्रोडक्ट में हमने डिटेल से पढ़ा है हाउ यू फॉर्म मोल्ड। अगर आप ये वीडियो सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हो फर्स्ट वीडियो से, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन देखो, एक्रिलिक डेंचर बेस इज फैब्रिकेटेड इन 2 पार्ट जिप्सम मोल्ड। हम एक मोल्ड से, जिप्सम से एक मोल्ड बना लेते हैं, फिर उसमें हम एक्रिलिक डेंचर को क्योर करते हैं या फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं। After boiling out of the wax, the gypsum mold is treated with the alginate cold mold sealing agent। हमारे पास मोल्ड सीलिंग एजेंट है जो कि एक कोल्ड मोल्ड सील इसको कहते हैं। इसकी कंपोजिशन जो है वो एल्जिनेट है। हम जब डेंचर बेस में बनाते हैं तो पहले हम जिप्सम प्रोडक्ट से जो आर्टिकुलेटर में पुट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं? एक्रिलिक को फैब्रिकेट कर लेते हैं, वैक्स को हम रिमूव कर लेते हैं, और वैक्स डेंचर बेस और जो हमारे पास आर्टिकुलेटर का जो अपर एंड है और लोअर एंड है उसके दरमियान हम क्या पुट करते हैं? इंजीनियट कोल्ड मोल्ड सील पुट करते हैं। ये मैं एक डायग्राम से समझाने वाला हूँ, अब जस्ट थ्योरी रीड करनी है। It form a thin skin over the surface of the mold, preventing the monomer in the acrylic duff from entering the gypsum। ये कोल्ड मोल्ड सील का काम है। क्या करता है ये? हमारे पास एक सेपरेटिंग एजेंट का काम करता है, और हमारे पास जो मोनोमर्स है उसको भी पेनेट्रेट होने से बचाते हैं ताकि वो जिप्सम में न जा सके। कौन से पॉलीमर्स मोनोमर्स होंगे? मिथाइल मिथिक्रिलेट्स। Space remaining after the removal of the wax is filled with acrylic duff which may be heat or cure self cured। देखो, मैंने यहाँ पर एक जिप्सम प्रोडक्ट, हमारे पास हम एक डेंचर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जिप्सम प्रोडक्ट में हम जो है जिप्सम जो हमारे पास है वो इर्द गिर्द पड़ा रहेगा। उस जिप्सम में हमारे पास डेंचर पड़ा रहेगा, मॉडल पड़ा रहेगा। उस मॉडल को हम क्या करेंगे? जो जगह हमने बनानी है, ये जो वैक्स वाली बात हो रही है, ये एक पार्शियल डेंचर की केस में हो रहा है, तो हम वैक्स से इसको रिप्लेस कर लेंगे। वैक्स को हम फिर क्या करेंगे? बर्न आउट करेंगे और वैक्स की जगह एक्रिलिक पुट करेंगे। एक्रिलिक एक परमानेंट अल्टरनेटिव है टू वैक्सेस।
अच्छा, ड्यूरिंग क्यूरिंग द एक्रिलिक रेजिन डेंचर बेस बिकम अटैच टू द आर्टिफिशियल टीथ. वेरी सिंपल. फॉर्मेशन ऑफ द डेंचर बेस बाय दिस टेक्निक इज नोन एज डफ मोल्डिंग मेथड. देखो हम एक डफ जो है हम बना लेते हैं एक्रिलिक का और वो हम माउल्ड में फिट कर लेते हैं. तो इस तरीके से जब हम एक डेंचर बेस को बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डफ मोल्डिंग मेथड ऑफ डेंचर बेस मेकिंग. अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्रिलिक डेंचर बेस में आल्सो बी प्रोड्यूस बाय इंजेक्शन मोल्डिंग और बाय यूजिंग अ पोरेबल रेजिन टेक्निक. इसमें हम इंजेक्शन मोल्डिंग भी कर सकते हैं. हम इंजेक्शन के ज़रिए एक लो विस्कोसिटी वाला एक्रिलिक पुट कर लेंगे और इंजेक्शन मोल्डिंग से भी कर सकते हैं. और एक इसके अलावा पोरेबल रेजिन टेक्निक, जो हमारे पास रेजिन मैंने कहा कि वो लो विस्कोसिटीज़ भी है, हाई विस्कोसिटीज़ भी है. जो लो विस्कोसिटीज़ होंगे वो हम इंजेक्शन मोल्डिंग से करेंगे और हाई विस्कोसिटी होगी वो हम किस तरीके से करेंगे, पोरेबल रेजिन टेक्निक. ये मुख्तलिफ टेक्निक से अप्रोचेज है, आपको जस्ट नए आने चाहिए. अच्छा देखो यहाँ पर मैं सबको उसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. देखो आपने जिप्सम प्रोडक्ट में देखा होगा कि ये जो पार्ट था ये किस चीज़ से बना था, ये जिप्सम प्रोडक्ट से बना था. जब ने हम इम्प्रेशन ले लिया, इम्प्रेशन के बाद हमने क्या किया, उस इम्प्रेशन का कास्टिंग किया और हमने एक मॉडल बना लिया. और मॉडल किस चीज़ का बना था, ऑब्वियसली वो जिप्सम से बना था. अब हम जिप्सम को तो माउथ में पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्यूरेबल नहीं है. तो ये जो अगर आप जिप्सम का मॉडल भी देख लो तो वो भी सेम टू सेम अपेयरेंस है, लेकिन उसमें क्या है, ये वो हम माउथ में पुट नहीं कर सकते. देखो ये जो जिप्सम से इस चीज़ में रिप्लेस हुआ है ना, ये क्या है, हमने डेंचर बेस बनाया है. ये हमारे पास डेंचर एक्रिलिक है, ये हमारे पास टीथ है. अब इसको हम माउथ में पुट कर सकते हैं. तो ये चीज़ बनता कैसा है, मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया कि हम पहले जिप्सम मॉडल आर्टिकुलेटर में पुट करेंगे. जिप्सम मॉडल के इर्द गिर्द हम जिप्सम जो प्लास्टर है वो पुट करेंगे. उसके अलावा फिर हम उसको आर्टिकुलेट करेंगे. आर्टिकुलेशन के बाद हम वैक्स पुट करेंगे, वैक्स को बर्न आउट करेंगे, वैक्स को रिप्लेस कर लेंगे इस एक्रिलिक से. और एक्रिलिक जो हमारे पास है वो टीथ को होल्ड कर लेगा और एक परमानेंट मटीरियल बन जाएगा. इसी कंप्लीट सीक्वेंस आगे डायग्राम्स में आने वाला है. लेकिन यही डेंचर बेस है. ये हमारे पास पार्शियल डेंचर बेस है, पार्शियल डेंचर है. देखो इसमें क्लास्प से एक सिंगल टीथ के लिए भी सिंगल टीथ के लिए भी बन सकता है और एक कंप्लीट जॉ लाइन के लिए भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. ये एक्रिलिक है. अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑफ द डेंचर बेस्ड पॉलीमर. देखो द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेंचर बेस्ड पॉलीमर कैन बी लिस्टेड अंडर द हेडिंग्स ऑफ, देखो फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. ऑल दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेंचर बेस्ड मटेरियल. ये रिक्वायरमेंट्स हमने इंप्रेशन में भी पढ़े थे, हमने इसके अलावा जिप्सम में भी पढ़े थे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर भी हमने पढ़े हैं. अगर आपने वही एक ही जो वर्ड की है तो आपको सब समझ आएगा. देखो यहाँ पर मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ. ये जो स्टेप्स है ना, ये मैंने आगे कंप्लीट डायग्राम्स में आपको दिखाए हैं और जस्ट यहाँ पर मैंने एक सुपरफिशियल रीड दिया है और इतना डिटेल से यहाँ नहीं है. आगे आपको डिटेल में आने वाला है तो वीडियो को वॉच करें. अच्छा, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मिसलिनियस प्रॉपर्टीज, ये जो है रिक्वायरमेंट है फॉर डेंचर बेस. देखो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. सीमेंट्स के लिए अलग है, इंप्रेशन के लिए अलग है एंड डेंचर बेस के लिए अलग होंगे. अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज शुड बी केपेबल ऑफ मैचिंग नेचुरल ओरल सॉफ्ट टिश्यू. देखो ये ऑलमोस्ट ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ मैच कर रहा है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है. अगर आप इस मटेरियल को देख लो और अपने माउथ का सिनेरियो देख लो तो आप कुछ प्रॉपर्टीज़ आप जल्दी ही बता दोगे. इतना इसमें कुछ रटे की बात नहीं, जनरल कंसेप्ट की बात है. शुड हैव हाई वेज ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मैंने पॉलीमराइजेशन में डिटेल से पढ़ा है. वो टेम्परेचर जिसमें एक मटेरियल ग्लास से रबर स्टेट चेंज होता है और मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, आप इस तरह कह सकते हो. तो इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हम माउथ में पुट करते हैं, माउथ में हम फिर हॉट और कूल मटेरियल लेते हैं. हम हार्ड ड्रिंक्स 70 to 80 डिग्री तक भी कंज्यूम कर लेते हैं. अगर एक डेंचर बेस का टेम्परेचर हमारे पास 60 डिग्री सी है तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. तो इसलिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होने चाहिए. should have good dimensional stability so that the shape of the denture base does not change over time. डेंचर शुड बी लाइट इन वेट. देखो लाइट होनी चाहिए, अगर लाइट नहीं हो तो उसकी जो वेरपेज है या लॉजनिंग है वो फिर हो सकती है. शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू डिटेक्ट हॉट एंड कूल स्टिमुलस. देखो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कंडक्शन वाली थर्मल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था कि जो हमारे पास एक मटेरियल को क्या होना चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए उसकी जो कंडक्टिविटी है और डिफ्यूजिविटी है ओरल सॉफ्ट टिश्यू के मुताबिक.
लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इतना सीवियरली हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की इतनी लो है कि ये फिर हमारे पास एक बैरियर बनाता है। जो हमारे पास नॉर्मल स्टिमुलाई है वो ओरल के वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, शुड हैव हाई वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी, लेकिन इसकी हाई वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, तो ये इसकी फिर एक डिसएडवांटेज है। लेकिन आइडियली तो हम आइडियल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, ये या होने चाहिए, या देखो यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ऑफ डिंचर बेस्ड पॉलीमर, ये प्रॉपर्टीज़ है एक डिंचर बेस्ड पॉलीमर के लिए। अब हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे लाजमी नहीं है कि उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज़ हो, तो एक्रेलिक में मैंने एक जो डिफेक्ट है मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो थर्मल प्रॉपर्टी है वो अच्छी नहीं है, सीवियरली इंसुलेटर है, तो हमारे पास नॉर्मल स्टिमुलाई लॉस हो जाते हैं। शुड आइडियली बी रेडियो ओपेक, देखो रेडियो ओपेक क्यों होना चाहिए, देखो रेडियो ओपेक हमारे पास एक्सरे में डिटेक्टेबल होता है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे या हमारे माउथ में ये फिटेड होगा, जब हम एक्सरे करेंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि ये हमारे पास एक डिंचर बेस डिंचर है, या हमारे पास पार्शल डिंचर है, या क्लास्प है, जो भी है, ये तो रेडियो ओपेक होना चाहिए, या रेडियो लूसेंट नहीं होना चाहिए। रेडियो लूसेंट जो है वो एक्सरे में डिटेक्ट नहीं होता, और अगर इनके सॉल्व हो जाए तो फिर मसला क्रिएट कर सकता है। अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, denser base should be rigid. What is rigid? I did discuss in first video. Should have sufficient flexural strength. Yes, flexural strength भी मैंने डिस्कस किया है, to resist fracture. Should have adequate fatigue life and fatigue limit. फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से हुआ है। Should have adequate impact strength, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिटेल से मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियोस सीक्वेंस में वॉच करें। Should have sufficient abrasion resistance to prevent excessive wear of material ऑफ बाई एब्रेसिव डिंचर क्लिनजर। देखो ये प्रॉपर्टीज में सिर्फ दोबारा डिस्कस कर सकता हूँ, मुझे कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो वॉच की है पहले से, और अगर ये मैं उसको दोबारा डिस्कस करूँगा तो वो बोर हो जाएंगे। और जिसने स्टडी नहीं की उसको चाहिए कि वो पहले वीडियो से वॉच कर ले, तो ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन वीडियो का लेंथ वैसे ही फिर ज़्यादा हो जाता है, और कंप्लेंस भी करते हो कि आपकी वीडियोज़ लंबी होती है, तो इसी को मिनिमाइज़ करने के लिए मैं रिपीटिशन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियोज़ की लेंथ लंबा हो जाता है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इट शुड बी केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए। इट शुड बी सॉल्युबल, इट शुड बी इनसॉल्युबल ओरल फ्लूइड, ऑब्वियसली इनसॉल्युबल सॉल्युबल होगा तो फिर आप कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं। लीचिंग का फिनोमेना भी हो सकता है, यहाँ पर भी लीचिंग का फिनोमेना हो सकता है। इट शुड नॉट ऑब्जॉर्ब वाटर और सिलावा इम्बाइबेशन और साइनेरिसिस हमने पढ़ा था, और सिलावा विच में भी ऑल्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड काज डेंजर टू बिकम अनहाइजीनिक। सिंपल है, हमारे पास कैंडिडेसिस हो सकता है, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो ये एक रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, शुड नॉट बी हार्मफुल टू द टेक्नीशियन, इट शुड नॉट बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट टू द पेशेंट, इट शुड बी impermeable to oral fluid, की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, impermeable to oral fluid to prevent growth of fungi and bacteria। अच्छा, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ जो हम किसी कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसको मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, इट शुड हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। इट शुड बी ईजी टू मैनिपुलेट एंड फैब्रिकेट, इट शुड बी ईजी टू रिपेयर। देखो ये सारे आप अपने जहन में ये पिक्चर रखो और अपने ओरल कंडीशंस को देखो, आप मेरे ख्याल से 10-15 प्रॉपर्टीज़ आप खुद ही बता सकते हो, क्योंकि कलर मैचिंग है, रिजिडिटी है, स्ट्रेंथ है, इंसॉल्युबिलिटी है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, प्रॉपर्टीज़ का नेम याद कर लो, फिर इससे रिलेट कर लो, तो आपको सारे प्रॉपर्टीज़ याद होने चाहिए। अगर आप इस पिक्चर को देखो, मेरे ख्याल से अगर आपका कंसेप्ट है और आप जनरल माइंड से भी अपना डिसीजन करवा लो, तो आप जल्दी से ही डिटेक्ट बता सकते हो कि इतने इसके क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ को आपने रटा नहीं लगाना, जस्ट अपना कंसेप्ट लगाना है। अच्छा, कंपोजिशन, अब जो रटे की चीज़ है वो कंपोजिशन है। कंपोजिशन में आपको कंपोनेंट्स याद करने होंगे, उसका रोल जो है वो भी याद करना होगा, उसमें इतना जो कंसेप्ट है वो नहीं आ सकता। देखो, पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में, ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास पाउडर है, सॉरी ये लिक्विड पाउडर है एंड ये लिक्विड है। अक्सर लोग जिप्सम और एक्रिलिक में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक्रिलिक में अक्सर पिंकिश पिगमेंट होते हैं, तो आप जल्दी से पढ़ने वाले हैं। पॉलीमर, पॉलीमिथाइल मिथिक रिलेट, हमारे पास पॉलीमर है, पॉली क्या है, पॉलीमर है, मिथाइल मिथिक रिलेट, इसके मोनोमर्स होंगे। इनिशिएटर, देखो इनिशिएटर में ये जो इनिशिएटर पॉलीमर पिगमेंट्स ये सब मैंने पॉलीमर में डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ। इनिशिएटर क्या है, इसका क्या है, क्यों आता है, किस रिएक्शन में कहाँ पर यूज़ होता है, ये मैंने पॉलीमराइजेशन में डिटेल से
डिस्कस किया है। इनिशिएटर्स का क्या है, बेंजाइल पेरोक्साइड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनिशिएटर इन डेंटिस्ट्री, और ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द इनिशिएटर इन पॉलीमराइजेशन, इट इज बेंजाइल पेरोक्साइड इन मोस्ट केसेस। अच्छा, पिगमेंट क्या है, साल्ट ऑफ कैडमियम और आयरन, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एमसीक्यू भी हो सकता है। मोनोमर्स, मिथाइल मेथिक्रिलेट, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, ये मैंने क्रॉस लिंकिंग और चेन ब्रांचिंग में बताया है। इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमिथिक्रिलेट, ये हमारे पास एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। इनहिबिटर हमारे पास हाइड्रोक्विनोन है। इनहिबिटर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज है सब मैंने पॉलीमराइजेशन में डिस्कस की है। एक्टिवेटर, एन डाइमिथाइल पिटोलोडीन, ओनली इन सेल्फ क्योर एक्रिलिक मटेरियल। अच्छा देखो, एन डाइमिथाइल पिटोलोडीन हमारे पास सेल्फ क्योर में है, उसके अलावा हीट क्योर में हीट होगा, थर्मल क्योर में लाइट क्योर में लाइट होगा। तो मुख्तलिफ क्योरिंग मेकेनिज़म में मुख्तलिफ हमारे पास जो है एक्टिवेटर होते हैं। एक्टिवेटर और इनिशिएटर का कंसेप्ट मैंने डिटेल से समझाया है, आप जाके वही वीडियो वॉच कर ले। यहाँ पर मैं जस्ट बताता था कि एक्टिवेटर्स हमारे पास इनिशिएटर को एक्टिवेट करता है, इनिशिएटर फिर पॉलीमराइजेशन करता है। तो आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है। ये अगर आप इनसे स्क्रीनशॉट लेना है, या मैं आपको ये सब हटा देता हूँ, अब इसे स्क्रीनशॉट ले या इसको याद कर ले तो अच्छा होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट, इस पॉलीमर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो आपको देख रहा है ये एक पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट है, एक्रिलिक है। सॉरी फॉर दिस, आई हैव एन इशू। अच्छा देखो, हमारे पास इट इज़ क्लियर, देखो आप देख सकते हो क्लियर है, ग्लास लाइक पॉलीमर है। ऑब्सिटीज एंड पिगमेंट्स एडेड टू प्रोड्यूस मोर लाइफ लाइक डेंचर बेस सिंपल। पिंक पिगमेंट आर यूज मोस्टली फॉर साल्ट ऑफ कैडमियम, हमारे पास कौन सा पिगमेंट है, पिंक है। पिंक पिगमेंट है गुड कलर स्टेबिलिटी, वेरी सिंपल एंड ईजी। अच्छा, मिथाइल मेथिक्रिलेट हमारे पास मोनोमर है। मेजर कंपोनेंट ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड में होगा। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि लिक्विड में कौन सा कंपोनेंट होगा और पाउडर में कौन सा कंपोनेंट है। तो आपने ये भी बेसिक चीज़ें आपने याद करनी है। पॉलीमर में हमारे पास कहाँ पर है, पाउडर में है, तो पॉलीमर एंड पाउडर आप रिलेट कर सकते हो। पॉलीमर में पाउडर है और मोनोमर में मिथाइल मेथिक्रिलेट है, तो आप एम के साथ मिथाइल एंड मोनोमर आप इस तरह याद कर सकते हो। क्लियर, कलरलेस, लो विस्कोसिटी, liquid with boiling point of 100 degrees C. On activation by heat or chemical means methyl methacrylate polymerized to polymethyl methacrylate. Cross-linking agent improve physical properties, how I discussed in very detail in polymerization. Activator only used in self-cure or auto-polymerizing material. Inhibitor is used to prolong shelf life of the liquid component. Premature setting inhibit करता है, तो inhibitor का रोल मैंने डिस्कस किया है, अगेन मैं डिस्कस नहीं कर सकता। अच्छा, मिक्सिंग एंड क्योरिंग, देखो मिक्सिंग एंड क्योरिंग आपको इसकी लाजिमी याद आनी चाहिए, रटा नहीं लगाना। आपको कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, आप जब लैब में मिक्स करोगे तो आपको ये बात है याद रखनी है। वेरी सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन आपने रटा नहीं लगाना, क्योंकि आप प्रोसीजर एक स्किल है, तो आपको स्किल याद आना चाहिए। अच्छा, अब मिक्सिंग में क्या है, देखो आप मिक्सिंग में मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड लिक्विड टू फॉर्म अ डव विच इज पैक्ड इनटू जिप्सम मोल्ड फॉर क्यूरिंग। Ratio of powder to liquid is important since it controls the workability of the mix as well as dimensional changes on setting. देखो, अगर पाउडर ज़्यादा होंगे, पाउडर लिक्विड रेशो एंड लिक्विड पाउडर रेशो ये मैंने बताया है। पाउडर लिक्विड रेशो ज़्यादा होगा तो मीन्स पाउडर ज़्यादा है, तो एक ड्राई मिक्स होगा। लिक्विड पाउडर रेशो ज़्यादा होगा मीन्स मोर लिक्विड, मीन्स जो हमारे पास मिक्स होगा वो फ्लूइड स्टेज में होगा, सेटिंग टाइम ज़्यादा होगा एंड इट विल टेक मोर टाइम टू सेट। तो एक सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, मिथाइल मेथिक्रिलेट मोनोमर्स अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज फेस चेंजेस, हमने बताए थे चेंजेस अकरिंग पॉलीमराइजेशन, उसमें एक वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज भी था, इसमें बहुत ज़्यादा है, 21% है। इसके अप्रोचेस में हमने बताया था कि हम किस तरह कम कर सकते हैं एक पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को। तो आप पॉलीमराइजेशन को पहले वॉच करें। दिस श्रिंकेज इज रिड्यूस बाय यूजिंग हाई पाउडर लिक्विड रेशो। जब हाई पाउडर होंगे तो ये लिक्विड तो क्या करता है, इस सेटिंग में हम देखने जा रहे हैं जो इस जो एक्रिलिक की जो सेटिंग है उसमें लिक्विड पेनिट्रेट कर लेता है पाउडर्स में, जो कि एक वहाँ पर पॉलीमर है। तो जब पॉलीमर ज़्यादा होंगे, लिक्विड कम होंगे, कम पेनिट्रेशन होगी, हमारे पास अनरिएक्टेड सब्सटेंस ज़्यादा रहेंगे। तो जो इनर्ट फेरल का काम है, हमने जब ब्लेंडिंग करते थे उसका काम करेगा, और क्या होगा, मटेरियल इतना श्रिंक नहीं होगा। इसके बरक्स अगर हम लिक्विड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, मोर लिक्विड पेनिट्रेटेड, मोर अनरिएक्टेड, मोर रिएक्शन विल प्रोसीड, हमारे पास अनरिएक्टेड कंपाउंड्स कम हो जाएंगे और श्रिंकेज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसकी एक बेनिफिट होगी, स्ट्रेंथ भी इन्हेंस होगा। Proportionating of powder and liquids carried out by placing a liquid in a clean, dry vessels
Powder is added slowly, mixture is stirred and allowed to stand until it reaches duff stage. Lid of vessel is closed, क्योंकि हमारे पास lid हमने close करना है कि मनोवर evaporate ना हो जाए. अच्छा, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सी क्यू है जो अक्सर आता है. व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ क्यूरिंग ऑफ एक्रिलिक? फिजिकल स्टेजेस थ्रू विच एक्रिलिक रेजिन्स passes during its manipulation. इसके मुख्तलिफ स्टेजेस है. स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसके नाम है. स्टेज 1 इज कॉल्ड सैंडी स्टेज, स्टेज 2 इज कॉल्ड स्ट्रिंगी और स्टिकी स्टेज, स्टेज 3 इज कॉल्ड डफ स्टेज, स्टेज 4 इज कॉल्ड रबरी और इलास्टिक स्टेज एंड स्टेज 5 इज कॉल्ड हार्ड और स्टिफ स्टेज. ये सब जो नाम्स दिए गए हैं स्टेजेस को, इसकी अपीयरेंस और लुक्स पर है. तो सैंडी स्टेज में सैंडी फॉर्म में होगा, स्टिकी में स्ट्रिंगी में स्ट्रिंगी फॉर्म में होगा, डफ में एक डफ बन जाएगा. ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप मैनिपुलेट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेज में है. तो ये फिजिकल अपीयरेंस से आप गेस कर सकते हो या बता सकते हो. देखो यहाँ पर आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ मैं. पाउडर और लिक्विड मिक्स हो रहे हैं. देखो यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं. वो जो लिड वाली बात थी कि लिड को हम क्लोज करेंगे ताकि पेनिट्रेशन हो जाए. इसके बाद हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा स्टेज है, स्ट्रिंगी है, स्टिकी है या कौन सा स्टेज है. तो हम इसको हाथ से स्पैचुला से देखेंगे, फिर हम उसको अगेन स्पैचुला से देखेंगे. जब ये स्पैचुला से स्टिक नहीं करेगा तो ये डफ स्टेज में है ऑलमोस्ट. जब ये डफ स्टेज में होगा तो डफ स्टेज में हम क्या करेंगे, इसको इस हमारे पास जो आर्टिकुलेटर में जो जिप्सम माउल्ड है उसमें पुट कर लेंगे. तो ये उसके स्टेजेस है. देखो हमारे पास ये बना हुआ है ऑलमोस्ट. ये जो सेंटर में है ये हमारे पास किस स्टेज में है, डव स्टेज में है. आपने ये बात रखनी है, याद रखनी है कि हम इसको डव स्टेज में आर्टिकुलेटर में रखते हैं, जिप्सम माउल्ड में रखते हैं. और ये जो है इसकी जो है हार्डनिंग हो चुकी है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेट मटेरियल. लेकिन ये जो है आपको क्लियरली शो हो रहा है द होल प्रोसीजर. अच्छा, डफिंग टाइम एंड वर्किंग टाइम आर टू कंसेप्ट ऑफ. टाइम टेकन टू रीच डफ स्टेज इज कॉल्ड डफिंग टाइम. कितना टाइम लेता है एक मटेरियल को डफ पहुंचने में. देखो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक जो टाइम है इसको क्या कहते हैं, डफिंग टाइम कहते हैं. अच्छा, मटेरियल कितने टाइम तक डफ स्टेज में रहता है इसको वर्किंग टाइम कहेंगे. टाइम फॉर विच मटेरियल रिमेन्स एट डफ स्टेज and is moldable is called working time. कंफ्यूज नहीं होना आपने. मैन्युफैक्चर एम टू कंबाइन अ शॉर्ट डफिंग टाइम एंड लॉन्ग वर्किंग टाइम. देखो एक आइडियल रिक्वायरमेंट है, हमारे पास डफिंग टाइम शॉर्ट होना चाहिए. मीन्स वो जल्दी डफ स्टेज अटेंड कर ले, और जब डफ स्टेज अटेंड कर ले तो उसके बाद उसका वो जो डफ फॉर्म में रहना है वो ज़्यादा होना चाहिए. दे शुड रिमेन इन डफ फॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. They do this by controlling such factors as bead size with lower molecular weight of the polymer. Simple, very simple. Smaller beads with low molecular dissolve more rapidly in the polymer. अगर हमारे पास स्मॉलर बिड्स होंगे, मैंने वही कही कि जो मोनोमर्स होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे पॉलीमर्स में. अगर हमारे पास स्मॉलर बिड्स होंगे तो लेस डिजॉल्व होंगे. वो स्मॉलर बिड्स होंगे उसकी जो मोलिकुलर वेट होगा वो कम होगा, उसका डिजोल्यूशन ईजीली होगा, और हमारे पास जो है सेटिंग फास्ट होगा. वर्किंग टाइम कम हो जाएगा और सिटिंग टाइम फास्ट हो जाएगा. मटेरियल इतने डफ स्टेज में कम वक्त के लिए रहेगा. अच्छा, क्यूरिंग क्या है. देखो इस चीज़ को हमने यहाँ पर एक्रेलिक को हमने जो हमारे पास जिप्सम माउल्ड है उसमें पुट किया. अब इसको हम क्योर करेंगे. क्योरिंग के मुख्तलिफ प्रोसीजर है, हीट भी है, लाइट भी है, केमिकल भी है, लेकिन यहाँ पर हम जनरलाइज क्योरिंग देख रहे हैं. Next stage is to polymerize monomer to produce the final proceed denture. Curing is carried out by placing the clamped flask in either a water bath or in air oven, whichever systems is used. Many curing cycles are available. When choosing curing cycle, attention should be paid to certain facts. Benzyl peroxide initiator begin to decompose rapidly to form free radical above 65 degree C. देखो क्योरिंग क्या है. अगर आप हीट क्योर कर रहे हो या लाइट क्योर कर रहे हो, मीन पोलीमराइज कर रहे हो मटेरियल को, क्योरिंग में इन सेंस एक पोलीमराइजेशन आप स्टार्ट कर रहे हो. पोलीमराइजेशन किस तरीके से आप स्टार्ट करते हो, टेम्परेचर को किस तरह एडजस्ट करते हो, मुख्तलिफ क्योरिंग साइकिल्स है जो कि आगे आने वाले हैं. इसके अलावा क्योरिंग क्या है, मैंने बताया कि एक पोलीमराइजेशन प्रोसेस है. हम पॉलीमर हम मोनोमर्स हमने मिलाए. देखो ये क्या है, इस स्टेज में आप देख लो हमने मोनोमर्स और पॉलीमर्स को इकट्ठा किया है, लेकिन अब इनिशिएट नहीं हुई है. हमारे पास पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स तो अभी नहीं बनाना,
तो पॉलीमर्स को बनाने के लिए इसको आप क्योरिंग कह सकते हो कि हमारे पास पॉलीमराइजेशन किस तरह होगी। पॉलीमराइजेशन जब हम करेंगे तो आप यहाँ पर है हीट वाटर से भी करेंगे, बॉइलिंग वाटर से भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम ऑन से भी कर सकते हैं, मीन्स हीटिंग चाहिए होगी हमारे पास क्योरिंग के लिए। ये हमारे हीट क्योर के केस में आ रहा है। तो क्या है बेंजाइल पेरोक्साइड इनिशिएटर बिगिन, तो हमने ये जो हमारे पास इनिशिएटर है ये 65 डिग्री सी पर डिकम्पोज हो रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि हमने इस डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना, अगर जाना भी है तो इस बात को कंसर्न में रखना है, जहन में रखना है। पोलीमराइजेशन रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। देखो अगर हम हीट भी दे रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो भी हो रहा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने के चांसेस हो सकते हैं। Boiling point of monomer is 100 degrees C. If the temperature of the dough is raised above this, the monomer will boil, producing spherical waves in the hottest part of the curing dough. I think you pick it. These will be apparent as a gaseous porosities in the cured dentures. One popular method is to heat the flask containing dough 7 hours for 7 degrees say 70 degrees C followed by 3 hours at 100 डिग्री सी। तो आपने ये एक आइडियल मेथड है क्योरिंग का, आपने इसको याद रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना। हमारे पास और भी बहुत प्रोसीजर है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये एक आइडियल प्रोसीजर है। व्हाट इज़ द आइडियल क्योरिंग साइकिल फॉर एक्रिलिक 7 hour for at 70 degree C followed by 3 hour at 100 degree C. One other example is to place flask in a bath of cool water. अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल को कूल वाटर में पुट करेंगे। वाटर इज ग्रेजुअली ब्रॉट टू द बॉयल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 hour, अलाउड टू बॉयल फॉर 1 hour एंड देन अलाउड टू कूल स्लोली। एक और अप्रोच जो हमारे पास है, हम एक हार्ड वाटर में एक्रिलिक को रखेंगे, कूल वाटर में मटेरियल को रखेंगे, फिर हम ग्रेजुअली उसको हीट देंगे, तो बॉइलिंग स्टार्ट करना होगा। हमारे पास फ्लास्क पड़ा होगा, एक्रिलिक पड़ा होगा, और हम ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो ये दो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स है, अप्रोचेस है फॉर क्योरिंग एक्रिलिक डेंचर बेस्ड मटेरियल। अच्छा, इफ द फ्लास्क कंटेनिंग डव इज प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द बॉइलिंग वाटर, द टेम्परेचर में रीच 100 डिग्री 150 डिग्री सी 150 डिग्री सी विच रिजल्ट इन गैशियस पोरोसिटीज। ये पोरोसिटीज डिफेक्ट्स है, ये मैं आगे दिखाने वाला हूँ आपको। बिफोर द फ्लास्किंग प्रोसीड्स इन डेंचर्स, फ्लास्क इज कूल्ड टू रूम टेम्परेचर. This may lead to setting up of the internal stresses which the denture base. Internal stresses lead to the warpage of denture if the denture is placed in warm water for cleaning. देखो हमारे पास warpage क्या है, लॉजनिंग है और मिसफिट है क्या डेंचर का, तो ये कॉम्प्लिकेशन फिर हो सकता है। Magnitude of the stresses can be reduced by allowing the flask to cool slowly from the curing temperature. Again ये बात रिपीट हो गई। देखो ये क्या है, यह हमारे पास एक आप कह ले एक मॉडल है जिसको हम टीथ से किस चीज़ में है, ये हमारे पास एक मॉडल में है। इस मॉडल के इर्द गिर्द हमने क्या पुट किया, प्लास्टर पुट किया है। अच्छा, ये प्लास्टर है, ये कि हमारे पास क्या है, वैक्स है। इस वैक्स को फिर हम बर्न आउट करेंगे, उसको रिप्लेस कर लेंगे एक्रिलिक से। अगर एक्रिलिक से रिप्लेस हुआ तो एक्रिलिक एक परमानेंट मटेरियल है जिसको हम फिर माउथ में पुट करेंगे। ये एक आर्टिकुलेटर है, ये हमारे पास माउल्ड है, जिप्सम का माउल्ड है, इस पर हम जो है एक्रिलिक पुट करेंगे। देखो यहाँ पर है फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हम अपना मॉडल रखेंगे। मॉडल रखने के बाद पहले हम जो प्लास्टर है वो पुट करेंगे, उसके बाद हम मॉडल रखेंगे। मॉडल के बाद हम इसको क्यों सेट होने देंगे, उसके बाद हम इसको वैक्स से रिप्लेस कर देंगे। जो पार्ट हमारे पास है, वैक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, वैक्स से हम एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें बाद में हमारे पास क्या पुट होगा, एक्रिलिक पुट होगा। और जब एक्रिलिक पुट हो जाता है, देखो ये हमारे पास आपको डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक डेंचर है, आर्टिकुलेटर है, हमने एक टीथ को मॉडल को रखा। अच्छा, मॉडल के बाद हमने इसको प्लास्टर को रखा, प्लास्टर के बाद हमने एक मॉडल को रखा। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ऑलरेडी एक मॉडल बना है, लेकिन हम इसमें एक्रिलिक को पुट करना चाहते हैं क्योंकि इसका बेस किससे बना है, इसका बेस तो जिप्सम से बना है। तो इस जिप्सम को रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैक्स जो हमारे पास जो एक्रिलिक है उसको रिप्लेस कर रहे हैं
ताकि जो जिप्सम से हमारे पास एक्रिलिक में वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर हो रहे हैं। एंड थ्योरी में मैंने हर एक स्टेज आपको बताया है, तो आप थ्योरी को इसके बाद देख ले।